नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकाई 1 का ख खंड में पढ़ने जा रहे हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसमें मैंने आप सभी को संसाधन के बारे में बताया था। संसाधन किसको बोलेंगे? ऐसा वस्तु, ऐसा पदार्थ जिनका प्रयोग कर हम अपने जीवन को क्या करते हैं, आसान करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से चीज़ हैं जो हमारे जीवन को आसान करेंगे? वन मतलब पेड़ पौधे, पादप, और वन्य प्राणी उस जंगल में या फिर उस पेड़ पौधे के बीच में जो प्राणी रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन्य प्राणी बोलेंगे। तो हम लोग अपने जीवन या फिर अपना जीवन आसान किसके मदद से करेंगे? जंगल और जंगल में रहने वाले प्राणियों के मदद से जब हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन आरामदायक बनाते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन कहला जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सा कुछ बता चुका था। आज जो है हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो हमारा है वन संसाधन का वितरण। मतलब वन मतलब पादप या फिर जीव जंतुओं का वितरण किस प्रकार से जंगलों में हुआ है। तो देखिए, यदि हम लोग वन की वृद्धि का मुख्य रूप देखें तो किसके कारण होता है? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र का तापमान क्या है और वहाँ उस क्षेत्र में नमी कितनी है, मतलब वर्षा किस प्रकार से होती है। यदि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर तापमान और नमी कितनी रहती है, वर्षा कितनी होती है, तो उस दृष्टि से हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ पर वन कैसा होगा या फिर किस प्रकार के पेड़ पौधे जानवर वहाँ पर पाए जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वन संसाधन का वृद्धि, एक मिनट लिख लीजिए, वन संसाधन का वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता मतलब नमी मतलब पानी का मात्रा, ठीक है, जल का मात्रा पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। वन संसाधन किस पर निर्भर करेगा? वन संसाधन का वृद्धि मुख्य रूप से तापमान मतलब ऊष्मा कितना हो रहा है, सूर्य के द्वारा कितना पैदा किया जा रहा है, सूर्य की रोशनी किस प्रकार से पृथ्वी के उस भूखंड पर पड़ रहा है, वो निर्धारित करेगा। तो दो कारक है यहाँ पर, तापमान और आर्द्रता, नमी। ये डिसाइड करती है कि वन संसाधन का वृद्धि किस प्रकार से होगा। मुख्य रूप से वन संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। अगला टॉपिक लिखिए, मुख्य रूप से वन संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है या फिर बांटा गया, 4 वर्गों में रखा गया है। इसका पहला भाग है सदा रहित वन, या फिर हम लोग वन बोलेंगे, वन। दूसरा घास, तीसरा गुल्म, और चौथा जो है आपका वो है तुंद्रा। मुख्य रूप से वन संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला कौन सा? वन वाला क्षेत्र है, दूसरा आपका घास है, तीसरा गुल्म है और चौथा टुंड्रा है। वन जो है 2 प्रकार का वन होता है आपका,
ये सब वन का ही प्रकार है। और वन में देखिए वन कैसे कैसे वन पाए जाएंगे। पहला जो है सदा रहित वन होता है आपका, कौन नंबर में लिखिएगा, सदा रहित वन, सदा रहित वन या फिर सदाबहार वन भी हम लोग बोलते हैं इसको। सदा रहित वन में क्या होगा, यहाँ पर वर्षा जो है ज़्यादा होगी और गर्मी भी क्या होगा, ज़्यादा पड़ने वाला है। तो मतलब इस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे होंगे, जो भी पादप होंगे, वो क्या होंगे, बड़े और विशाल होंगे। ठीक है, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सदा रहित वन में भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, विशाल वृक्ष उग सकते हैं। तो ये क्या है आपका सदा रहित वन है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर ये पाया जाता है सदा रहित वन। या फिर भारत के भी अंदर में हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सदा रहित वन देखने को मिलेगा। और यदि हम लोग पश्चिमी भारत का बात करें तो पश्चिमी घाटी की ओर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सदा रहित वन देखने को मिल सकता है, महाराष्ट्र साइड। ओके, दूसरा है आपका पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। आर्द्रता मतलब नमी जो है इस क्षेत्र में क्या होगा, कम हो जाएगा, आर्द्रता कम होती है। कम होती है और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है, और उनकी सघनता और उसकी सघनता कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर वैसा पेड़ पाया जाएगा, यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। जैसे हम लोग बिहार में ही बात करें तो बिहार में आप देखते होंगे पर्णपाती वन है। जैसे कि यहाँ पर जब दिसंबर, जनवरी और फरवरी का टाइम आता है तो यहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण वातावरण में जो है जल का मात्रा कम हो जाता है और पेड़ पौधे जो है अपने जल को बनाए रखने के लिए जो पत्तियां होती है उस पत्तियां को गिरा देती है। ठीक है, नमी को बचाने के लिए अपने पत्तियों को गिरा देती है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, पतझड़ का मौसम आ गया। तो पतझड़ का मौसम आ गया तो मतलब वो कौन सा वन है आपका, पर्णपाती वन है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है और पानी की जब कमी हो जाती है तो वृक्षों का आकार क्या होगा, छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा आकार पेड़ पौधों का यहाँ पर नहीं होता है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के लिए बारिश नहीं होती है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए बारिश जब नहीं होती है तो वातावरण में क्या पानी की या फिर जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो है अपने पत्ते को गिरा देते हैं या फिर उनका आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। और जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के वन को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्णपाती वन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका घास स्थल है। घास स्थल, घास स्थल किसको बोलेंगे, समान वर्षा वाले
सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। छोटे आकार वृक्ष ठीक है। घास स्थल कहाँ पे किनको बोलेंगे, जहाँ पर क्या होता है हल्का हल्का बारिश होता हो। जैसे हम लोग अपना ही घर के आसपास का बात करें, बिहार का ही बात करें, तो आप जून जुलाई के टाइम पे देखते होंगे हल्का हल्का बारिश होती है। जो भी पेड़, जो भी स्थल, मतलब जो भी क्षेत्र में पेड़ पौधा नहीं भी रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है छोटा छोटा घास आना शुरू हो जाता है। और वो जो है, और वहाँ पे उसके आसपास आप देखेंगे झाड़ी टाइप का बन जाता है और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, घास स्तर बोलेंगे। मतलब सामान्य वर्षा, यदि 100 सेंटीमीटर से कम की वर्षा हो रही है या फिर एक दिन दो दिन के बाद भी हो रही है वर्षा, तो वहाँ पर क्या होते हैं घास जो है खुद ब खुद आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं घास? क्योंकि उस भूमि पर नमी आ जाती है और जल का मात्रा जैसे ही पड़ा किसी भी जमीन पर, तो वहाँ पर घास आना वो स्वाभाविक सी बात है और पेड़ उगना स्वाभाविक सी बात है, खुद वो खुद हो जाएंगे। ठीक है, अगला लिखिए गुल्म। गुल्म किसको बोलेंगे? कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ वो एवं गुल्म होते हैं। कटीली झाड़ियाँ या गुल्म उगते। देखिए जिस क्षेत्र में क्या होगा वर्षा बहुत कम होगा और वहाँ पर जो है थोड़ी सी ठंड भी पड़ेगी, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, या फिर वर्षा बहुत कम, नमी बहुत कम वातावरण में, तो वैसे क्षेत्र में जो है कटीले मतलब कांटेदार पेड़ पौधे का उत्पत्ति होता है, या फिर कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं। तो या कांटे वाले कांटेदार पेड़ पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, गुल्म पेड़ पौधे या फिर गुल्म बोलते हैं। ठीक है, तो गुल्म पौधे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अगला जो है आपका अंक नंबर में लिखिए तुंद्रा। तुंद्रा हम लोग किनको बोलते हैं? तुंद्रा शीत ध्रुवीय प्रदेशों में, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में की प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। मॉस और लाइकेन अभी देखिए तुंद्रा कहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उन प्रदेशों में छोटे छोटे पेड़ या फिर नुकीलेदार जो पेड़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टुंड्रा कहलाते हैं।
इस प्रकार के पेड़ होंगे वहाँ पे, ताकि बर्फ तक पड़ता रहे तो उस बर्फ को पेड़ क्या कर सके, सह सके। तो ये वाले कहाँ पर होंगे, शीतीय ध्रुवीय प्रदेशों में होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव में होगा, दक्षिणी ध्रुव में होगा, या फिर अमेरिका वाले क्षेत्र में होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में ठंडा जो है बहुत ज़्यादा पड़ता रहता है, बर्फबारी भी होती है, जिसके कारण जो जैसे हम लोग को बिहार में पेड़ मिलता है देखने को, उत्तर प्रदेश में पेड़ मिलता है देखने को, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं भारत के अंदर जो दक्षिणी भारत में या फिर मध्य भारत में पेड़ देखने को मिलता है, वो पेड़ जो है इस प्रदेशों में नहीं हो सकता। जैसे आम का पेड़ मान लीजिए, वो क्या होता है, इस प्रकार से फैला होता है, और जब बर्फ गिरेगा तो क्या ये आम का पेड़ इनको सह पाएगा, नहीं सह पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टूट टाट जाएगी या फिर झड़ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होती रहती है, 6 महीना तो लगभग बारिश और शीत ठंड तो पड़ती रहती है, और जिसके कारण नमी भी कम होती है। तो मतलब बड़े आम के पेड़ या बरगद के पेड़, ये सब पेड़ वहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि बर्फबारी भी होती रहती है। तो बर्फबारी जब ज़्यादा होगी तो वो पेड़ उनको सह भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिस प्रदेश में या फिर शीतीय प्रदेशों में वहाँ पर जो वनस्पति पाए जाते हैं, वो कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, तुंद्रा वनस्पति पाए जाते हैं, या फिर तुंद्रा पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका अगला नंबर का हुआ। और देखिए सब, और लास्ट टॉपिक जो है हम लोगों को इस चैप्टर का, वो क्या है, वनों की उपयोगिता। वनों की क्या उपयोगिता है, देख लीजिए। वनों की उपयोगिता क्या है, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वन हमारी क्या है, संपदा है, पौधे और जंतुओं का आश्रय प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए वनों की उपयोगिता। वनों की उपयोगिता लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वनों की उपयोगिता, वनों की क्या उपयोगिता है। तो पौधे और जंतुओं को ये सबसे पहले क्या करती है, आश्रय प्रदान करती है। पौधों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है। ये तो सबसे बड़ा उपयोगिता हो गया। यदि पेड़ पौधे रहेंगे ही ना, पौधे होंगे ना, जंतु होंगे। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के जलवायु में परिवर्तन के मुख्य कारण है, जो भी जलवायु में परिवर्तन होता है वो किनके कारण होता है, वनों के कारण। यदि हम लोग वन को काट दें तो हमारा जो ये चल रहा है ठंड, गर्मी, वर्षा, इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और वन जो है मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत ही, और वन हमारी क्या है, संपदा है। यदि माने तो हम लोग जो जुड़े हुए हैं वन के ही कारण, वन हमारी संपदा है, मतलब हमारी संपत्ति है। आप जिस भी रूप में लेना चाहें, क्योंकि ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन हम लोग वन से ही प्राप्त करते हैं। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, तो वन ही हमें सहायता करता है उस प्रदूषण को कम करने में। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं वन के बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वन ये हमारे, और वन से हम लोग क्या, लकड़ी, ये सब तो छोटी मोटी बात हो गया कि लकड़ी प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं, घर बनाने में मदद करता है, या कहीं पे लकड़ी की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हमें मदद करता है, कौन, वन करता है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये 3 बातें जो है ये सबसे बड़ी बातें हैं जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं, या फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौधों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है, सबसे पहली बात। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन करने के कारण क्या है, आपका जल है। और तीसरा, वन हमारी सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी धन है। जो भी हैं हम लोग अभी जीवित हैं या फिर जैसे भी हैं, वो किनके कारण है, वन के कारण है। यदि वन नहीं तो हमारा जीवन संभव नहीं। ठीक है, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।
अगले दिन हम लोग इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भारत में सबसे, चलिए मैं ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट करवा देता हूँ आपको, उत्तर लिखवा दे रहा हूँ। आप बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के छात्र हैं और बिहार बोर्ड का 8वीं कक्षा का प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न को हल कर देता हूँ। 1 नंबर में जो बोला गया है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो आपके पास उत्तर दिया गया है मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर होगा आपका ग नंबर, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। तो उत्तर क्या होगा आपका? मैं सिर्फ प्रश्न आप किताब से देख लेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखा रहा हूँ आपको, सॉरी। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है? तो लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, क नंबर में 5 लाख और ख नंबर में 10,000, ग नंबर में 50 लाख और घ नंबर में क्या हो जाएगा आपका 10 लाख। तो मैं घ नंबर ही लिख रहा था, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ हम पूरे विश्व में मिलती हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या शीतोष्ण पतझड़ वन, या फिर कोनाधनी धनी वन। तो देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में यहाँ पे जो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ठंड के टाइम पे क्या हो जाती है, नमी की कमी होने लगती है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो हैं क्या हो जाते हैं, टकले गंजे हो जाते हैं, अपने सारी पत्तियां गिरा देते हैं। तो हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा कौन नंबर, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इनमें से कौन उभयचर जीव है? केचुआ, कछुआ, कौवा या बाघ? तो हमारा उत्तर होगा क नंबर में कछुआ। उभयचर मतलब जल और स्थल पे दोनों रहने वाला, तो कौन है? कछुआ, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहता है। 5वां प्रश्न, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? मोर, शेर, ऊंट, बाघ। तो कौन है? तो छोटा क्लास का बच्चा भी जानता होगा। बाघ जो है क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। घ नंबर बाघ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। रेड डाटा बुक किस तरह तैयार किया गया था? ओके, रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया था? 6ठा प्रश्न है आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो 1970 में, 1980 में, 1990 में या फिर 2000 में? तो ये 1970 में किया गया था और इसके बाद जो है 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? 1970 में रेड डाटा बुक तैयार किया गया था। 7वां नंबर का प्रश्न है आपके पास, देश में राष्ट्रीय उद्यानों में कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 448, 14 या फिर 85 या 21? तो कुल कितनी है राष्ट्रीय उद्यान? 85 है भारत में। ग नंबर 85। 7 प्रश्न ही था ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगले दिन हम लोग इससे आगे देखेंगे और प्रश्न, जो भी प्रश्न उत्तर है इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें और हमारा चैनल स्टडी विद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।